गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट का। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो और रेजिस्टेंस हो। उसको तीनों को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, मतलब इन सीरीज एलसीआर सर्किट, और उससे एक एसी सोर्स को कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एलसीआर सर्किट में एक हम लोग वैरिंग वोल्टेज वाला, जिसका वोल्टेज जो है वो वेरिएबल है, उसे सप्लाई कर रहे हैं, उसे कनेक्ट किया गया है। तो उसका ईएमएफ और उसका जो रिज़ल्ट होगा करंट का, वो दोनों के बीच हमें रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन आता है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस हम तभी निकाल पाते हैं जब एक सिंगल रेजिस्टेंस वाला सर्किट हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, या फिर प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट हो, या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो। इस टाइप का भी सर्किट में हम लोगों ने रिजल्ट देखा है कि क्या होता है, रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस या फिर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस कहते हैं, जिसमें कैपेसिटर हो या फिर जिसमें इंडक्टर हो, लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस ही बोलते हैं उसे। तो एलसीआर सर्किट में हम कैसे निकालेंगे, उसी के बेसिस पे निकालेंगे। तो यह एलसीआर सर्किट का एक फिगर है, डायग्राम है, एल सी और आर है, जिसमें एक एसी सोर्स है, ई नॉट ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, ओमेगा टी उसका एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम है। टाइम के साथ इसका ईएमएफ वैरी कर रहा है। इससे जो करंट निकला वह एल से, सी से और आर से होकर के पास किया। मतलब यह एक सीरीज एलसीआर सर्किट का डायग्राम है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम बात करें इसके डायग्राम का, अगर जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है वैसे टाइम में क्या फिगर होता है, हम फिगर बना करके दिखाते हैं। जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वैसे टाइम में क्या करते हैं, यह मेरा आई का वैल्यू होता है, ईएमएफ का वैल्यू होता है। ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटेटिव सर्किट वाले में यह कहाँ पे रहता है, इसका फेज जो होता है वो होता है प्लस पाई बाई टू। तो और ये वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो यह किसके लिए लिया गया है, ओमेगा टी एंगल के लिए, इसलिए यह ओमेगा टी एंगल बनाया। और ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो मैक्सिमम लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वह ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ई नॉट को। ये भी ठीक है। अब जो करंट होता है इसमें वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसका एंगल देखो, ओमेगा टी से पाई बाई टू इंक्रीज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा टी के साथ 90 डिग्री पे करंट को बनाना पड़ेगा। आई का जो वैल्यू होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, इस ढंग का होगा। और जब इस ढंग का है तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे होता है। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमेगा सी वाला है, तो इसमें हो जाएगा ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। इसको बोला जाता है रिएक्टेंस, जो कि एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक। सिमिलरली अगर हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बनाएं तो ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि ओमेगा टी एंगल पे होता है कभी। और आई नॉट का जो वैल्यू होता है, आई का, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। तो इसमें माइनस पाई बाई टू है, मतलब ओमेगा टी से नीचे आ जाएगा। तो यह क्या है, माइनस पाई बाई टू, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसका जो आई नॉट होता है वो होता है ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। इसको बोलते हैं एक्स एल, और एक्स एल को कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ
रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये हुआ। जब रेजिस्टेंस वाले का केस देखते हैं, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो उसमें भी ईएमएफ जो होगा वो यही वैल्यू होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी होगा। और इसका जो करंट होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी बस, और आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी होता है। तो इसका एंगल तो वही रह गया, यानी सेम फेज हुआ। तो इसमें इसी पे आएगा फिर से आई का भी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके अलॉन्ग होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस तीनों को एक ही जगह कनेक्ट किए हुए हैं, इंडक्टर को भी, रेजिस्टेंस को भी, कैपेसिटर को भी। तो इस तीनों का फिगर हम अगर बनाते हैं तो हम इस ढंग से अगर बनाते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इस पे आ जाए, रेजिस्टेंस अगर इस पे आ जाए तो रेजिस्टेंस क्या था, आई वाले के साथ था, मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ था, जो कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए था। और ओमेगा टी यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि ओमेगा टी जब जीरो हो गया तभी रेजिस्टेंस इस लाइन पे आया है। जब ये ओमेगा टी को अगर हम जीरो कर दें तो वह ग्राफ क्या होगा, देखो जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ ऐसे बना हुआ है। हम अगर ओमेगा टी को जीरो किए हैं तो यह ऐसे है 90 डिग्री पे इसके साथ, ये जैसे ही ऐसे शिफ्ट होगा ये आर यहाँ आ जाएगा, और ओमेगा एक्स जो ये जो इसका वैल्यू है एक्स सी का, वो कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। उसी तरह अगर हम इंडक्टर वाले में भी देखा जाए तो इंडक्टर वाले में भी क्या है, सेम चीज़ है, इस ढंग का है, इस ढंग का है। अगर हम आर को वहाँ लाए हैं, मतलब ओमेगा टी को जीरो किए हैं, तो ओमेगा टी ऐसे आ गया, नीचे आ गया। तो हम क्या करते हैं, उस दोनों को एक साथ बना लेते हैं। अगर दोनों को एक साथ बनाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमको, यहाँ पे दिखेगा एक्स सी, यहाँ पे दिखेगा आर, और नीचे दिखेगा एक्स एल। अब हमको बोला जाए कि इसका रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये तो 90 डिग्री पे है इस दोनों के, लेकिन ये दोनों 180 डिग्री पे है। जो 180 डिग्री पे होता है उसका रिजल्ट निकालना बहुत आसान होता है, सीधा माइनस कर देते हैं पॉजिटिव वाले में से। तो हम इस दोनों का रिजल्ट अगर देखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर है और ये वैल्यू एक्स सी माइनस एक्स एल हो सकता है। ठीक, जब एक्स सी माइनस एक्स एल का अगर वैल्यू देखें, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये जो रिजल्ट आएगा उसको जेड बोलेंगे। और 90 डिग्री पे जब दो वैल्यू दिया रहता है उसका जब हम वैल्यू निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो लिखते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर में होगा एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर है, अगर तुम 2 माइनस 4 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर, या फिर तुम ये वैल्यू आएगा 4, या फिर तुम 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो, +2 का स्क्वायर यानी 4। मतलब स्क्वायर है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर में कि कौन पहले है, कहीं कहीं पे लिखा भी रहता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कि इसका जो ओवरऑल यह एल सी आर तीनों को मिलाकर क्या है, इसका जो एंगल होगा रिजल्ट का वो तो एंगल ये होगा। और ओमेगा टी जब जीरो हो गया है तो इसके लिए ईएमएफ यहीं पे होगा, मतलब ईएमएफ का वैल्यू ये वाला होगा, और ये जेड जिधर आया है उधर ही करंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जेड जो वैल्यू आता है इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, फेज कहा जाता है। तो फेज कितना होगा, तो फेज निकालना भी आसान है क्योंकि हम लोग फैक्टर भी पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस अगर करेंगे तो मुझे एंगल निकल जाएगा, तो उसके लिए tan फाई लगाना पड़ता है। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल बाई क्या हो जाएगा, आर। यह मेरा क्या हो गया, फाई निकल गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर फाई निकल गया तो हम किसी में भी करंट कैसे निकालते हैं, तो आई निकालने का तरीका है कि ई बाई आर कर लो। तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, जबकि जेड को क्या कहा जाता है, जेड को कहा जाता है, और ये काट दो, इम्पीडेंस कहा जाता है, इम्पीडेंस कहा जाता है, डेंस सी ई, इम्पीडेंस कहा जाता है।
एक्चुअली ये जेड कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये ओवरऑल रेजिस्टेंस किसका, एल सी आर, तीनों को मिला करके रेजिस्टेंस लिखा गया है। तो ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जेड जेड रहेगा, यह मेरा आई आ जाएगा। जबकि जेड होता क्या है, तो जेड का फॉर्मूला ये है, इसमें इतना सारा टर्म आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल कोई पूछेगा क्या होता है, तो 1/ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, तो एक्सएल क्या होता है, सीधा ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ये वैल्यू होता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि एलसीआर सर्किट में क्या होता है। समझ में आया है अच्छे से? इसको रिवाइज भी कर सकते हो, बैक करके एक बार चेक कर लेना क्या है। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया, ठीक, जिसमें से 1/ओमेगा सी मतलब ये एक्स सी ऊपर है और नीचे एक्सएल है, मतलब एक्सएल है, जो कि ओमेगा एल लिखा गया। इस दोनों का अगर रिजल्ट देखें तो ये आ जाएगा एक्स 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, क्योंकि 1/ओमेगा सी ऊपर है, ओमेगा एल नीचे है। इस दोनों का रिजल्ट निकाला जाए, इसका और इसका, तो ये इधर आएगा जेड, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक, जेड का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्या है, तो एक्स एक रिजल्ट वैल्यू है जो कि एक्स सी माइनस एक्स एल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो हमें क्या करना है, द रिजल्टेंट ऑफ 1/ओमेगा सी एंड ओमेगा एल इज एक्स, जो कि एक्स सी माइनस एक्स एल बराबर होता है 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ये रिएक्टेंस हो गया, इस दोनों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। तो नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला जेड इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर हो गया। अगर tan फाई देखा जाए तो x/r हो जाएगा, जो कि x क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स सी माइनस एक्सएल होता है। एक्स सी बराबर क्या होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाई आर हो जाएगा। अब द पीक करंट अगर निकालना होगा, मतलब मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम वोल्टेज बाई जेड करेंगे, जो इसका रेजिस्टेंस होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, इम्पीडेंस है। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड हो जाएगा, जो कि ई नॉट बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा मुझे मैक्सिमम करंट मिल गया तो आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है, फेज है, जो कि एंगल है, यहाँ से फाई निकल जाएगा। यह मेरे किसके लिए हो गया, यह एलसीआर सर्किट के लिए ईएमएफ और करंट का फार्मूला हो गया। अब उसी एलसीआर सर्किट में एक रेजोनेंस कंडीशन है, उसको देखना है कि क्या होता है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन फेज फाई बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो, अगर फेज जीरो कर दे उसमें, द सर्किट इज नोन एज रेजोनेंट सर्किट। अभी देखे थे कि tan फाई का फार्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जबकि हमें पता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, तो tan फाई का वैल्यू जीरो कब होगा, tan फाई का वैल्यू जीरो कब होगा, तो जीरो तभी हो सकता है जब एक्सएल माइनस एक्स सी का ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाए। द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्स सी एंड एक्सएल बिकम इक्वल इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस टाइम पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो देख लेते हैं, एक्सएल अगर इक्वल टू हो गया एक्ससी के, तो क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्ससी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अगर हम इसमें से ओमेगा को निकालें तो ओमेगा इधर चला जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल इंटू सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो गया। और ओमेगा इक्वल टू अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, इधर रूट वन का रूट तो 1 हो जाएगा, और LC का रूट LC रूट अंडर LC रह जाएगा।
और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू होता है। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई न्यू इक्वल टू 1/√LC होता है। अगर न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, 2 पाई को भेजना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आएगा 1/2 पाई इंटू पहले से 1/√LC है। देयरफॉर न्यू इक्वल टू 1/2 पाई√LC। यह क्या हो गया? यह रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया कि इस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC का वैल्यू इक्वल होगा और उस टाइम में जो मेरा Z होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि XL और XC दोनों तो हट गया, सिर्फ बचा कौन? R बचा, तो सिर्फ R का वैल्यू होगा। और वैसे टाइम में करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा उस LCR सर्किट से। तो यहाँ पे Z इक्वल टू R जो कि मिनिमम वैल्यू है, तो I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि नीचे Z का वैल्यू सबसे कम हो गया, तो वैसे टाइम में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे Z इक्वल टू R कैसे हो गया? तो हम Z इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? R² प्लस 0। जब R² का अगर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? R। तो Z इक्वल टू क्या आया? R आया। अब है क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, इसको बोला जाता है। इट इज़ द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ एन LCR सर्किट। ठीक है, यह क्या करता है? रेजोनेंस के शार्पनेस को मेजर करता है। ठीक, कि कितने हाई वैल्यू तक जा सकता है, हाई ओमेगा पे कब इसका रेजोनेंस होगा, कब नहीं होगा, वैसे चीज़ों को ये मेजर करता है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ एन LCR सर्किट। It is defined as the ratio of voltage developed across the inductance और capacitance। यह डिफाइन कैसे होता है? तो किसी रेशियो निकालना है किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज, जो कि इंडक्टेंस हो सकता है या फिर कैपेसिटेंस होता है, कोई एक, एट द रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के टाइम पर। रेजोनेंस क्या होता है? ओमेगा सी चाहे ओमेगा एल जो होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा? 1/ωc और 1/ωL इक्वल होता है। तो एट द रेजोनेंस टू द इम्प्रेस्ड वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज हम लोग देते हैं, विच इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वह क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? क्यू फैक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर कोई एक बाई वोल्टेज अक्रॉस आर, जो कि फार्मूला क्या होता है? क्यू फैक्टर इक्वल टू 1/R√L/C होता है। यह फार्मूला आता है क्वालिटी फैक्टर का, क्यू फैक्टर का।